नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नियस सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो क्लास होगी ये थोड़ी सी मैराथन टाइप की क्लास होगी। क्यों? क्योंकि आपका पेपर नज़दीक है। जो लोग हरियाणा टीजीटी अप्लाई किए होंगे उनके लिए भी बहुत खास होने वाला है। हरियाणा टीजीटी जो लोग अप्लाई किए, 13 तारीख को पेपर लगा हुआ है। आप सभी को बेस्ट विशेष, खूब मेहनत करिए मित्रों, खूब ईमानदारी के साथ लगे रहिए, जिससे आपका सिलेक्शन हो पाए, आप अपने सपने को साकार कर पाएं। आइए स्टार्ट करते हैं, क्लास की तरफ बढ़ेंगे। क्लास में आज जान लेना कि लगभग हमें उम्मीद है कि 5 से 7 प्रश्न आपकी परीक्षा में सीधे सीधे आ सकते हैं। हो सकता और एक्स्ट्रा भी आ जाए, 10 से 12 भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं। आइए स्टार्ट करते हैं मित्रों। कई क्वेश्चंस, कई टॉपिक आपको करने होंगे और उसमें आपको सभी को एडजस्ट करके चलना होगा। आइए देखते हैं। पहला पॉइंट जो लिया गया ये उत्तर और नवपाषाण काल से लिया गया, जिसे उत्तर पाषाण काल या नवपाषाण कहा जाता है मित्रों, वहां से लिया गया है। आप जानते होंगे यहाँ पे अच्छे अच्छे चित्र मिले हैं, जिसमें से अगर बात करते हैं तो एक मानव का चित्र मिला है जो गेरुआ रंग से बना हुआ है। ये नर्मदा नदी की घाटी में फैला हुआ है, वहां से एक जो है अच्छा दृश्य मिला है। तो ये सब क्वेश्चंस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। आइए स्टार्ट करते हैं, फिर आगे बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक काल में क्या इंपॉर्टेंट है, उसके साथ कौन सा दृश्य कहां से मिला, इन सब पे बात कर लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं तो चित्रकला का जो विकास है वो किस काल में हुआ था मित्रों? काल मतलब समय, तो कौन से समय में चित्रकला का विकास हुआ है? तो उसके लिए भी सही जवाब नवपाषाण काल बनता है मित्रों, नवपाषाण काल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, अगला पॉइंट दिया गया कि कृषि का विकास किस काल में हुआ मित्रों? कृषि मतलब खेती वर्तमान परिदृश्य वाली खेती। तो ये भी जो विकसित हुई है ये भी नवपाषाण काल में विकसित हुई है। इससे पहले आप जानते हैं 3 स्थल 3 पाषाण काल होते हैं टोटल। पहला तो आपका पूर्व पाषाण काल होता है जिसे पूरा प्रस्तर युग कहा जाता है, दूसरा आपका मध्य पाषाण काल होता है और तीसरा जो है आपका ये उत्तर पाषाण काल होता है, जिसे हम लोग नवपाषाण काल के रूप में भी जानते हैं। और जो इसका काल ईयर होता है वो काल ईयर मित्रों, इसका जो टाइम पीरियड है वो 10,000 ईसा पूर्व से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है? कई किताबों में आपको 4,000 ईसा पूर्व, कई किताबों में आपको 3,000 ईसा पूर्व, कई किताबों में आपको 5,000 ईसा पूर्व तक का दृश्य दिखाई देता है। तो इनको आपको सामान्य जो है समझ के साथ समझते हुए चलना है। क्यों? क्योंकि आपको परीक्षा क्वालिफाई करना है मित्रों। आइए देखते हैं, आगे बात करेंगे। अगला पॉइंट आता है पशुपालन का विकास किस काल में हुआ मित्रों? जहां पर खेती का विकास होगा वहीं पर पशुपालन का विकास होगा। तो पशुपालन का विकास किस काल में, किस समय में हुआ? नवपाषाण काल में हुआ है। आगे बात करते हैं, नवपाषाण काल के पत्थर जो है इसका गढ़ा हुआ एक गोल यंत्र कहां से मिला है मित्रों? पत्थर पर गढ़ा हुआ या पत्थर का गढ़ा हुआ एक गोल यंत्र कहां से मिला? तो आपके मध्य प्रदेश से मिला है। मध्य प्रदेश में एक नर्मदा नदी बहती है, आप जानते हैं, तो नर्मदा नदी की घाटी से प्राप्त हुआ है। कौन सा? नवपाषाण काल वाला पत्थर से गढ़ा हुआ दृश्य पूछा जाता है, खूब पूछा जाता है। आगे बात करते हैं मित्रों, अगला पॉइंट आता है चाक पर बने हुए मिट्टी के बर्तन का प्रयोग कहां से हुआ था? चाक पर बने मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग कब से स्टार्ट हुआ या कहां से स्टार्ट हुआ? तो नवपाषाण काल, आंसर्स लगाना। नवपाषाण काल में ऐसा दृश्य देखने को मिलता है। चाक मतलब वही कुम्हार वाला चाक, याद रखना, कुम्हार जिसपे मिट्टी बनाता है, वो जानते हैं आप, उसको जो रूप देना होता है, कभी ग्लास तो कभी वो घड़ा बना देता है, कभी आप देखते होंगे उससे जो है कब तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बनाता रहता है, आप जानते होंगे। तो ये सब भी आपको नवपाषाण काल में ही देखना होगा, यानी खेती का, पशुपालन का और आपका चाक पे बना हुआ मिट्टी का बर्तन, ये सब कहां मिला? नवपाषाण काल में देखने को मिला है मित्रों। आगे बात करते हैं, उत्तर पाषाण युग के मानव का प्रधान केंद्र कहां रहा मित्रों? उत्तर पाषाण काल कहे चाहे नवपाषाण शब्द कहे, नवपाषाण और उत्तर पाषाण सेम है, तो चाहे नवपाषाण कहे चाहे उत्तर पाषाण कहे, यहां पर जो मानव का प्रधान केंद्र था कौन सा था मित्रों? आपको कर्नाटका याद रखना होगा। कर्नाटका में एक जगह बेल्लारी है, वो याद रखना होगा। तो बेल्लारी कर्नाटक वाला होता है, वहां पर आपको सबसे पहले मानव का प्रधान केंद्र दिखाई देता है। और आगे बात करेंगे मित्रों, अगला पॉइंट आता है आदि मानव चित्र बनाने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है? अगर आदि मानव का चित्र आपको बनाना है तो जो रंग इंपॉर्टेंट है मित्रों, जो कलर इंपॉर्टेंट है, वो कलर आपका गेरुआ कलर होता है। तो गेरुआ कलर पे आपको ऐसा दृश्य देखने को मिल जाता है।
और आगे अगर बात करते हैं मित्रों तो अगला पॉइंट आता है भारत में प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज। अगर इसकी बात करते हैं हम लोग तो भारत में सबसे पहले जो प्रागैतिहासिक चित्रकला है मित्रों ये कहां खोजा जाता है, तो आप जानते होंगे कि भारत में प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज की अगर बात करें कार्लाइल और कॉकबर्न खोजते हैं। किसके द्वारा, तो आप जानते हैं सब अंग्रेज होते हैं, अधिकारी होते हैं, तो अंग्रेजों के द्वारा इसीलिए बार बार कहा जाता है। और आप जानते होंगे कि यहां पर बहुत सारे विषय मिलते हैं, आखेट के दृश्य हो, बहुत सारे दृश्य देखने को मिलेंगे। तो अगर बात करें चित्रकला की खोज किसने की, तो अंग्रेज याद रखना। अगर नाम पूछ ले डायरेक्ट खोज का श्रेय किसे प्राप्त है, तो श्रेय में आपको आर्चिल कार्लाइल का नाम याद रखना होगा। आर्ची वाला, आर्चिल लाला जो नाम आए, कुल मिला के कार्लाइल और कॉकबर्न का नाम आपको याद रखना होगा। दो महान अंग्रेजों के द्वारा आपको भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज का श्रेय देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं मित्रों, अगला पॉइंट आता है विश्व में सर्वाधिक प्राचीन ऐतिहासिक चित्र कहां से प्राप्त हुआ। विश्व स्तर पे बात हो रही है और प्राचीन ऐतिहासिक चित्रों की बात हो रही है, तो उसके लिए अल्तामीरा याद रखना। अल्तामीरा कहां पे है, स्पेन गुफा। स्पेन गुफा में आपको सबसे पुराना, सबसे प्राचीन ऐतिहासिक चित्र देखने को मिलता है। आगे बात करें अल्तामीरा गुफा की खोज कब हुई, 1879 में हुई है। अल्तामीरा गुफा की खोज किसने की, तो मारिया के द्वारा और शांतु ओला ये 12 वर्ष की लड़की थी मित्रों, इसी ने अल्तामीरा गुफा को खोज दिया। कब खोजा, 1879 में खोजा। कब, 1879 में खोजा है। और आगे बात करते हैं मित्रों, अगला पॉइंट आता है अल्तामीरा का विषय क्या था मित्रों। अल्तामीरा आप जानते हैं अल्तामीरा गुफा है, स्पेन में पाई जाती है। इसका विषय जो रहा है वो आखेट वाला रहा है। आखेट मतलब शिकार वाला दृश्य रहा है। तो ऐसे दृश्य पे जो है अल्तामीरा की खोज हुई है। आगे बात करते हैं स्पेन की अल्तामीरा के समकक्ष कहां का शिला चित्र पाया जाता है मित्रों। स्पेन की अल्तामीरा के समकक्ष मतलब बराबर बराबर कहां पर आपको शिला उत्कीर्ण चित्रकारी ऐसे देखने को मिलती है, तो वो शिला उत्कीर्ण चित्रकारी आपको पंचमढ़ी में देखने को मिलती है। पंचमढ़ी बहुत फेमस डाटा है, याद रखना। पंचमढ़ी आपका कहां वाला है, पंचमढ़ी में आपका ये जो है भारत वाला बात हो रहा है। आप जानते हैं पंचमढ़ी कहां पे है, भारत में है। भारत में आपका पंचमढ़ी है। आप जानते हैं बहुत फेमस दृश्य होता है, जैसे आप देखते होंगे होशंगाबाद हो, मिर्जापुर, रायगढ़, बांदा, पंचमढ़ी, तो उसी में आता है पंचमढ़ी। और पंचमढ़ी खूब पूछा जाता है, आपकी परीक्षा में खूब छपता है पंचमढ़ी मित्रों। तो वही पंचमढ़ी जो है स्वास्तिक पूजा का श्रेष्ठ दृश्य जहां देखने को मिलता है, वही पंचमढ़ी जहां सबसे ज्यादा चित्र प्राप्त होते हैं भारत में, वही पंचमढ़ी जो भोपाल के लगभग 60-70 किलोमीटर दूर होगा और कहां पे, मध्य प्रदेश में स्थित होगा। उसके साथ अगर बात करते हैं जीआर हंटर 32 में और जो है डीएच गार्डन 36 में जिस गुफा को खोजते हैं वही आपका पंचमढ़ी है मित्रों। आगे बात करें नियो गुफा कहां स्थित है। नियो गुफा की अगर बात करते हैं ये भी स्पेन में है। इस गुफा की खोज कब हुई, 1966 यानी 1966 के आसपास नियो गुफा खोजी जाती है मित्रों। आगे बात करते हैं लास्को गुफा कहां है। लास्को गुफा, अगर लास्को गुफा की बात करते हैं तो ये आपके फ्रांस में पाई जाती है। और लास्को गुफा की खोज कब हुई, तो खोज 1940 में होती है। घायल सुअर का दृश्य कहां पाया जाता है मित्रों। घायल सुअर का चित्र जो है ये भिल्डरिया में पाया जाता है। भिल्डरिया से आपको घायल सुअर का बढ़िया वाला दृश्य देखने को मिलता है। और आगे बात करें अगला पॉइंट आता है भूत का रहस्यमयी चित्र कहां से प्राप्त हुआ मित्रों। भूत का रहस्यमयी चित्र हो सकता छप जाए आपकी परीक्षा में। तो भूत का रहस्यमयी जो चित्र मिलता है कहां से मिलता है, ढोकवा महारानी कोंडाकोट से प्राप्त होता है। और आगे बात करते हैं मिर्जापुर क्षेत्र के अंतर्गत किन पहाड़ियों के चित्र प्राप्त हुए हैं। तो यहां पर जो मिला है मित्रों वो लकहट पत्थरी का मिला है, बागा पत्थरी का मिला है, मोहरा पत्थरी का मिला है और जो है सहवाइया पत्थरी का दृश्य आपको यहां देखने को मिलता है। और आगे बात करते हैं अगला पॉइंट आता है मित्रों गैंडे के आखेट का दृश्य कहां से प्राप्त हुआ। गैंडे के आखेट का दृश्य कहां से प्राप्त हुआ, तो वो दृश्य आपको घोंडमंगर से देखने को मिलेगा। घोंडमंगर में आपको गैंडे के आखेट से जुड़ा हुआ दृश्य देखने को मिलता है। और आगे बात करें मित्रों आपको एक दृश्य दिखाते हैं, अच्छे से देखिएगा। यही है आपका गैंडे का आखेट वाला दृश्य। देख लो मित्रों ये आपका गैंडा, इधर हर साइड से जो है तीर कमान लिए हुए सिपाही आपको दिखाए गए हैं। यही तो होता है आखेट। आखेट मतलब मारना, किसी को मारना, टूट पड़ना, किसी के ऊपर हमला कर देना, वही वाला दृश्य है। अब बीच में आपका गैंडा दिखाई दे रहा है, चारों साइडों से सैनिक घेरे हुए हैं उसे, वही हो गया आखेट का दृश्य। तो ये दृश्य आपको कहां से मिला है, आप जानते हैं कहां से मिला है।
कहां से मिला? घोड़मागर से मिला है मित्रों। और आगे बात करेंगे, अगला दृश्य आएगा, अगला क्षेत्र आएगा। पूछा गया आपसे कि मिर्जापुर क्षेत्र में किन पशुओं का उल्लेख हुआ है? गैंडा, सांवर, हिरण, सुअर और बारहसिंघा। तो कौन कौन से पशु? गैंडा मिलेगा, सांवर मिलेगा, हिरण मिलेगा, सुअर मिलेगा और बारहसिंघा का दृश्य भी आपको मिर्जापुर वाले बेल्ट में देखने को मिल जाएगा मित्रों। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पशुओं में पूछ लेता है कौन कौन सा दृश्य मिर्जापुर से मिला है। मिर्जापुर यही उत्तर प्रदेश वाला है, याद रखना, चुनार मिर्जापुर। ठीक है, आगे बात करते हैं, पहिएदार गाड़ी का चित्र कहां से प्राप्त हुआ? तो ये पहिएदार गाड़ी पूछा जाता है मित्रों। कहां से ये चित्र मिला है? तो बिडंभ से मिला है, बिडंभ। आगे बात करें, बारहसिंघे का आखेट का दृश्य कहां से मिला है मित्रों? अगर आप बात करेंगे बारहसिंघे के आखेट का चित्र, तो बारहसिंघे के आखेट का दृश्य हो या चित्र हो, ये लिखुनिया से प्राप्त हुआ है। ऐसे दृश्य खूब पूछे जाते हैं, खूब घुमा के क्वेश्चन पूछता है। जैसे गारस गुफा कहां है? फ्रांस में है। जैसे आपसे पूछ ले बिडंभ में क्या मिला? पहिएदार, जो है पहिएदार वाला दृश्य मिला है। क्या, कौन सा है? अरे पहिएदार गाड़ी यार, पहिया कहां लगता है? गाड़ी में लगता है। तो आगे बात करते हैं, शाही के आखेट के चित्र कहां से प्राप्त हुए? तो शाही के आखेट वाला जो चित्र है मित्रों, वो सोरहो घाट से मिला है। कहां से? सोरहो घाट से प्राप्त हुआ है। और आगे बात करते हैं, हाथी का शिकार चित्र कहां है? हाथी का जो शिकार चित्र है मित्रों, वो लिखुनिया में प्राप्त हुआ है। लिखुनिया, लिखुनिया, लिखुनिया। और आगे बात करते हैं, हरनी हरन गांव कहां स्थित है? का हरनी हरन गांव कहां स्थित है? ये मिर्जापुर के विजयगढ़ के दुर्ग के पास स्थित है, हरनी हरन गांव। और आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है मित्रों, गैंडे का आखेट करता हुआ शिकारियों का रोचक चित्र कहां से प्राप्त हुआ? तो यह भी आपको हरनी हरन में देखने को मिल जाएगा। गैंडे के आखेट का शिकारियों द्वारा एक बढ़िया वाला दृश्य कहां मिलता है? हरनी हरन में मिलता है। और आगे बात करते हैं मित्रों, अगला पॉइंट आता है, लिखुनिया किस नदी के किनारे स्थित है? पूछा जाता है लिखुनिया किस नदी के किनारे स्थित है। अगर नदी की बात होती है मित्रों, तो गरई नदी पूछा जाता है। गरई नदी आपको याद रखना होगा। और आगे बात करते हैं, पूर्व ऐतिहासिक या प्रागैतिहासिक काल, इस काल के मनुष्य ने घटनाओं को कोई लिखित विवरण नहीं दिया है। यह पूर्व ऐतिहासिक काल की बात होती है। आदि ऐतिहासिक काल की अगर बात करें मित्रों, आदि ऐतिहासिक काल में क्या हुआ? इस काल में लिखित विवरण तो प्राप्त हुआ, परंतु उसे लेख पढ़ने के लिए जाना ही नहीं जाता था। लेख कैसे पढ़ा जाएगा? और जो ऐतिहासिक काल है, इसमें दोनों काम हुआ, जिसमें लेख भी पढ़ा जा सके, लिखित विवरण भी मिले और उसे पढ़ भी लिया जाए। तो जहां पढ़ा जाए, लिखा जाए, वो ऐतिहासिक काल। जहां लिखा मिल जाए लेकिन पढ़ा ना जा सके, वो आपका आद्य ऐतिहासिक काल। लेकिन जो आपका लिखा ही ना हो, वो आपका कौन सा काल होता है? पूर्व ऐतिहासिक काल या फिर प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है उसे। तो ये तीनों डिफरेंसेस याद रखना। कभी कभी पूछता है ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है? तो मित्रों, जहां के लेख में कुछ लिखा भी हो, पढ़ा भी जा सके, वो आपका ऐतिहासिक काल हो जाता है। आप जानते होंगे, इसीलिए कभी कभी शब्द यूज होता है ऐतिहासिक विजय। अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, विजय प्राप्त करेंगे कि तो किसी किसी के आगे लिखा जाएगा ऐतिहासिक विजय। ऐतिहासिक मतलब पुराना कोई रिकॉर्ड टूट जाए। जैसे कोई 10 वोट से जीता हो तो कोई 50 वोट से जीत जाए, या 10 वोट से जीता हो कोई 20 वोट से जीत जाए। इस तरफ का कोई लंबा चौड़ा डाटा, तो वो होता है आपका ऐतिहासिक विजय। इसी टाइप से जो है आपको ये भी याद रखना होगा। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है, सोन नदी घाटी पर स्थित विंध्याचल पर्वत की कैमूर श्रृंखला पर कितनी चित्रित गुफाएं हैं? मित्रों, कैमूर चित्रित श्रृंखला पर कितनी? तो 100 से ज्यादा गुफा आपको देखने को मिल जाएंगी। 100 से ज्यादा चित्रित गुफाएं आपको सोन नदी घाटी वाला, विंध्याचल वाला, कैमूर वाले बेल्ट में देखने को मिलती हैं। और आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है, प्रागैतिहासिक चित्र की रेखाओं का आकार कैसा था? प्रागैतिहासिक काल में जब आप चित्र देखेंगे तो वहां ज्यामितीय टाइप की रेखाएं ऐसे 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 जैसे हो सकता है, कहीं त्रिभुजाकार, कहीं चतुर्भुजाकार, कहीं वक्राकार, हर एक टाइप का देखने को मिलता है मित्रों। तो इसीलिए कहा जाता है ज्यामितीय। ज्यामितीय शब्द का मतलब यही हो गया रेखा गणित वाला पूरा। चाहे उसमें षटकोण बना लो, चाहे आप त्रिभुज बना लो, चाहे पंचभुज बना लो, चाहे आप चतुर्भुज बना लो, जैसा आपको एडजस्ट करना हो ऐसे आप एडजस्ट कर सकते हो। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है, चित्र की सीमा रेखा कैसी थी? चित्र की सीमा रेखा कैसी थी? तो मित्रों, गतिशील थी। इसीलिए कहा जाता है ज्यामिति में कोई फिक्स नहीं होता है। एक पॉइंट रखो, पॉइंटों से आगे 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 बढ़ जाओ, रेखा बन जाती है। इसी तरह से आप किसी भी 3 घिरी हुई रेखाओं से अगर आकृति को देखेंगे, उसे त्रिभुज कह दिया जाता है। इसी टाइप से कई टाइप के डिफरेंशिएशन आ जाते हैं, तो इसीलिए कहा जाता है गतिशील है। चित्र कैसा रहा? तो चित्र की सीमा रेखा गतिशील रही, यानी निरंतर आगे बढ़ती रही।
और आगे बात करते हैं मित्रों, अगला पॉइंट आता है आदि मानव रंगों की प्याली किस चीज से बनाते थे। मित्रों आदि मानव जो थे ये रंगों की प्याली मतलब जो चित्रकार थे उसको चित्र करने के लिए आप जानते होंगे इस टाइम तो जो है लोग बहुत अच्छे अच्छे उपकरण आ गए हैं साथ में लेकर के, कोई कुछ लेके कुछ को लेके, कोई जो छोटा पोटामीटर है वो सीधा डिब्बा लेके बैठ जाता है। लेकिन उस टाइम जो प्याली बनाई जाती थी किस चीज की बनाई जाती थी, तो पशुओं के पुट्ठे की हड्डी ली जाती थी, उसमें जो है वो रंग लेकर के फिर चित्रकारी किया करते थे। यह आदिमानव काल की बात हो रही है। और आगे बात करें, कहा जाता है किस काल के चित्रों में बादल, आकाश, पेड़ पौधे, नदी, पर्वत आदि चित्रित नहीं है। तो ये सब दृश्य अगर आपको नहीं चित्रण मिल रहा है तो उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। मित्रों कौन सा काल? प्रागैतिहासिक काल। कौन सा काल? प्रागैतिहासिक काल उसे नाम दिया जाता है, प्रागैतिहासिक काल उसे कहा जाता है मित्रों। और आगे बात करते हैं अगला पॉइंट आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। कहा जा रहा है प्रागैतिहासिक काल में चित्र कहां चित्रित किए गए। मित्रों प्रागैतिहासिक काल में चित्र कहां चित्रित किए गए, तो चट्टानों की दीवारों पर, गुफाओं के फर्शों में, भित्तियों तथा छतों पर आपको ये सब दृश्य देखने को मिल जाएगा। तो प्रागैतिहासिक काल के चित्र कहां? गुफाओं के फर्शों पर, भित्तियों की छतों पर और चट्टानों की दीवारों पर देखने को मिलता है। अगला पॉइंट आता है मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल याद रख लेना। पूछा गया आपसे प्रागैतिहासिक काल में किन ज्यामितीय आकारों को सांकेतिक रूप से प्रयोग किया गया। तो मित्रों कौन सा ज्यामितीय आकार है जिसे सांकेतिक मात्र से दर्शा दिया गया। जैसे आप स्वास्तिक देखेंगे, जैसे आप त्रिभुज देखेंगे, जैसे आप वृत्त देखेंगे, आयत देखेंगे, षटकोण देखेंगे, तो इन सभी को सांकेतिक रूप में प्रागैतिहासिक काल में प्रयोग किया जाता था। जैसे आज अभी कोई गाड़ी जा रही हो, रोकना हो, हाथ देते हैं, इस टाइप से जो है उस काल में भी सांकेतिक मुद्रा में सब काम करने के लिए थे। तो जैसे स्वास्तिक का प्रयोग, त्रिभुज का प्रयोग, वृत्त का प्रयोग, आयत का प्रयोग, षटकोण का प्रयोग, सबका अलग अलग प्रयोग हुआ करता था। और ऐसे ऐसे जो उपकरण थे, ऐसे ऐसे जो ज्यामितीय आकार थे, वो सब सांकेतिक रूप में बात करने के लिए प्रागैतिहासिक काल में उपलब्ध थे। और आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है चित्रकार अपनी तूलिका किससे बनाते थे। तूलिका मतलब ब्रश मित्रों, ब्रश जो आज के डेट में लोग चित्रकार बढ़िया वाले कलाकार ब्रश लेते हैं, कुछ लोग कूची लेते हैं, कुछ लोग जो है पुताई के लिए अब तो नए नए उपकरण आ गए हैं, वो एक बेलन टाइप का आता है। तो वो पूछा जा रहा है आपके चित्रकार जो थे वो तूलिका बनाने के लिए क्या प्रयोग करते थे। तो लकड़ी, बांस और नरकुल, ज्यादातर आपको रेशेदार नरकुल का नाम देखने को मिलेगा परीक्षा में। तो याद रखना लकड़ी, रेशेदार लकड़ी में बहुत सारे पेड़ों के रेशे बहुत अच्छे होते हैं, उससे बनाते थे। कुछ लोग बांस की जो है तूलिका बनाते थे, कुछ लोग नरकुल की तूलिका बनाया करते थे प्रागैतिहासिक काल में चित्रकारी के लिए। और आगे बात करते हैं मित्रों, आगे बात करें तो अब आता है अपना मध्य प्रदेश वाला बेल्ट। मध्य प्रदेश का एक प्रमुख क्षेत्र जहां से खूब डाटा पूछा जाता है। जैसे आप पंचमढ़ी का नाम लेंगे तो पंचमढ़ी में इमली खोह मिला है, जम्बू द्वीप मिला है, मांडा देव मिला है, बनिया बेरी मिला है, बाजार केप मिला है, मोंटे रोजा मिला है, और नींबू भोज मिला है, बोरी गुफा मिला है, और महादेव मिला है। मित्रों ये सब कहां दिखाई देता है? आपके पंचमढ़ी में दिखाई देता है। पंचमढ़ी जहां घरेलू सामाजिक जीवन से दृश्य खूब ज्यादा देखने को मिलते हैं मित्रों, वह है आपका पंचमढ़ी। पंचमढ़ी बहुत फेमस है, सुरहो घाट वाला पंचमढ़ी जिसे जीआर हंटर 1932 में खोजते हैं, आप जानते होंगे। पंचमढ़ी वही है जिसे डीएच गार्डन महोदय ने भी खोजा 1936 में। तो आपका जैसा क्रम पूछा जाए, पहले तो आपको क्या लगाना होगा? हंटर, फिर उसके बाद गार्डन। तो आप सभी ये जानते हैं। आगे बात करेंगे, रायगढ़ वाला चल रहा है मित्रों। रायगढ़, सिंघनपुर, खैरपुर, कबरा पहाड़। ये कबरा पहाड़ कहां पे है? रायगढ़ में है। कर्मागढ़ हो गया, बेतालदा हो गया, और जो है बारमगढ़ आपका हो गया। ये सब रायगढ़ वाले बेल्ट में आते हैं। आगे बात करते हैं, शिवपुरी वाला क्षेत्र होता है मित्रों। शिवपुरी क्षेत्र में क्या है? रीवा है, सतना है, पहाड़गढ़ है, छतरपुर है, पन्ना है, ग्वालियर है, रायसेन है, भीमबेटका है, ज्वारा है, विदिशा है। ये सब जो बेल्ट आता है ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी वाले बेल्ट में आता है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी वाले बेल्ट में आता है मित्रों, याद रखना। और आगे बात करते हैं, मैराथन टाइप का क्लास हमने बोला है, तो मैराथन टाइप का होना भी चाहिए, कुछ लंबा चौड़ा डाटा जिससे कोई एक ही टॉपिक ना कवर कर रहा हो। अगला
पॉइंट आता है भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव। बहुत सामान्य क्वेश्चंस मित्रों, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव या जन्म, या पूछा जाए कहां से निकला या किस से निकला, तो शिला चित्रों से निकला है मित्रों। भारतीय चित्रकला अगर आपको देखना है, इसके जन्म की बात करनी है, तो आपको शिलाओं पे चित्रकारी यहां देखने को मिलेगी। शिला चित्र से ही भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव हुआ है, याद रखना। अब आगे बात कर लें, आगे थोड़ा सा बात करेंगे वैदिक काल पे मित्रों। वैदिक काल क्वेश्चंस पूछा जाता है, इसलिए जरूरी हो जाता है। हालांकि आपके सिलेबस में तो साफ साफ नाम नहीं लिखा है, लेकिन आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे भी याद रखना। वैदिक काल की अगर बात करें तो धातु युग के साथ ही किस काल का उदय होता है यानी जन्म होता है, तो आपको वैदिक काल लगाना होगा। दक्षिणी भारत में पाषाण काल के पश्चात किस युग का आरंभ हुआ, तो दक्षिणी भारत में पाषाण काल के पश्चात कौन सा युग आता है, वो युग आपका लौह युग आता है मित्रों। लौह युग का जो है उदय होता है। और आगे बात करेंगे, अगला पॉइंट आएगा मध्य प्रदेश के किस गांव में, मध्य प्रदेश के किस गांव में तांबे से बने यंत्र के उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो मध्य प्रदेश का कौन सा गांव होगा जहां तांबे के यंत्र बने दिखाई देते हैं, तो गुंजेरिया नामक गांव है मित्रों। वहां पर आपको तांबे वाला दृश्य देखने को मिल जाएगा, एमपी में ही अपने। और आगे बात करें, तांबे के बने किस यंत्र का उदाहरण प्राप्त हुआ, तो 424 यंत्रों का मित्रों, 4 to 4। और आगे बात करते हैं, लौह युग के प्रमाण किस वेद में मिलते हैं। अगर आपको वेद की बात करते हैं, सबसे नया वाला वेद जो आपका अथर्ववेद है, जहां जादू, टोना, टिटका आदि जो है, निवारण, वशीकरण, इसकी बात होती है, उसमें आपको लौह युग के प्रमाण भी देखने को मिल जाते हैं। और आगे बात करते हैं मित्रों, अगला पॉइंट आता है जो मधुकच्छिटम है वो विधि किस तकनीकी की है, तो मूर्ति निर्माण के लिए मधुकच्छिटम विधि का प्रयोग किया जाता है। वैदिक यज्ञ वेदियों की रचना किस आकार में की जाती है, तो वैदिक यज्ञ वेदियों की जो रचना है मित्रों, ज्यामितीय आकार में की जाती है, ज्यामितीय आकार। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है कुंभकर के चक्र का प्रयोग किस युग में आरंभ हुआ। कुंभकर के चक्र का प्रयोग ताम्र युग में आरंभ हुआ। वैदिक युग में द्रविड़ों के किन शक्तियों की पूजा उपासना प्रचलित थी, तो वैदिक युग में आप जानते हैं मित्रों, लिंग पूजा होती थी, यक्षों की पूजा होती थी, नागों की पूजा होती थी, प्राकृतिक शक्ति और मातृ देवी की भी पूजा खूब ज्यादा हुई है वैदिक काल में। तो याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है वैदिक काल में किसके महत्वपूर्ण जो है पूजा स्थल रहे हैं, तो लिंग, यक्ष, नाग, प्रकृति, शक्ति, मात्र जो भी आ जाए, इन सभी की पूजाएं खूब अच्छे से वैदिक काल में हुई हैं। आगे बात करते हैं मित्रों, अगला पॉइंट दिया गया कर्म और पुनर्जागरण के सिद्धांत किसके हैं, तो कर्म तथा पुनर्जागरण का जो सिद्धांत दिया गया वो द्रविड़ों का था। द्रविड़ों के द्वारा ऐसा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। आगे बात करें, सबसे बड़ी ताम्र निधि कहां से प्राप्त हुई। सबसे बड़ी जो तांबे की निधि है वो गुंजेरिया मध्य प्रदेश से प्राप्त हुई है मित्रों। तो गुंजेरिया मध्य प्रदेश आपको याद रखना होगा। मित्रों आजकल मैं थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन आया हूं, 2 क्लास हो गया है, अभी अच्छे से नहीं हो पाया है, मैं थोड़ा गांव आया हूं, इसलिए हो सकता आपको कुछ क्वालिटी में भी दिक्कत आए, हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा शोर शराबा भी पीछे आपको बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा हो, और हो सकता कुछ और भी दिक्कतें आ रही हों, तो उसके लिए क्षमा करिएगा। अगला पॉइंट आता है ताम्र पाषाण काल में मानव किसकी पूजा करते थे, तो मातृ देवी की पूजा किया करते थे। आगे बात करते हैं, स्नानागार के दक्षिण तरफ सीढ़ियां हैं, तो उत्तर और दक्षिण में आपको सीढ़ियां दिखाई देंगी। स्नानागार में प्रवेश द्वार कितने, आप जानते हैं 6 प्रवेश द्वार हुए हैं। विशाल अन्नागार कहां से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदाड़ो से। अन्नागार जहां अन्न रखा जाए उसे अन्नागार, तो मोहनजोदाड़ो से मिला है। कुमुद वाले बैल की आकृति यानी मोहर कहां से प्राप्त हुआ, तो कुमुद वाले बैल की जो आकृति है मित्रों मोहनजोदड़ो से मिली है। और कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है, तो कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से आपको देखने को मिलती है। इस मूर्ति की लंबाई क्या है, तो कांस्य वाली जो मूर्ति है मित्रों ये 9 सेंटीमीटर लिखा है आपका, लेकिन आप जानते हैं कि मोहनजोदड़ो से जो डांसिंग गर्ल की प्रतिमा मिली है वो 10.5 सेंटीमीटर की है, ये याद रखना। अब बुक्स हैं, बुक्स में गलतियां होती हैं, नाना प्रकार की बुक देखने के बाद अब गलतियों को भी आप पहचानना
जान जाएंगे। नटराज की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से मिली है। नटराज की मूर्ति की हाइट क्या है? 7-8 इंच है। नटराज की मूर्ति कितने हाथ का है? 4। मुद्रा 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 का टीला किसे कहा जाता है? मित्रों मुर्दों का टीला कहा जाता है। तो मुर्दों का टीला हो, लाशों का ढेर हो, या फिर आपसे भूतों का निवास स्थल पूछा जाए, तब भी आपको वही आपका मोहनजोदड़ो आंसर्स देना है। और आगे बात करते हैं, मोहरों पे पशुपति शिव का चित्र कहां से प्राप्त हुआ? तो मोहरों पे आपको भगवान पशुपति का चित्र देखना है, मोहनजोदड़ो जाना होगा। योगी का धड़ कहां से मिला? मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो की सभ्यता किस स्थान की सभ्यता के समान माना जाता है? तो मोहनजोदड़ो की सभ्यता कौन से स्थान की सभ्यता के समान होता है? कौन से सभ्यता के समान होता है? मेसोपोटामिया और सुमेरियन सभ्यता के समान होता है। और आगे बात करते हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के समान सभ्यता के अवशेष भारत में किन किन स्थानों पर मिले हैं? तो पंजाब में रोपड़, राजस्थान में कालीबंगा और गुजरात में लोथल पे आपको देखने को मिल जाते हैं। और आगे बात करते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में वास्तुकला का प्रचलन था, किससे ज्ञात होता है? अगर ज्ञात करना है, देखना है, तो आप भवनों के अवशेष निकाल लीजिए, स्नानागार निकाल लीजिए, सड़कों को देखिए, नालियों को देखिए, भित्ति चित्रों यानी दीवारों पर बने हुए चित्रों को देखिए, आपको वास्तुकला का प्रचलन दिखाई दे जाएगा। और आगे बात करते हैं मित्रों, इसके समय भवन का निर्माण होता है, तो इसके समय भवनों का निर्माण पकी लाल ईंट से होता है। मोहनजोदड़ो काल में, हड़प्पा काल में, याद रखना, तो पकी हुई बढ़िया सी लाल ईंट है, उससे यहां पर भवन का निर्माण होता है, याद रखना। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आज आपके बीच जो है साझा किए गए हैं, जो जरूरी बातें थी की गई हैं मित्रों। याद रखना, विश्व का सबसे बड़ा भैंसे वाला दृश्य खूब पूछा जाता है, जावरा एमपी से ही मिला था, जावरा एमपी से मिला था। लंबाई खूब पूछी जाती, 8 मीटर में ऐसा दृश्य आपको भैंसे का देखने को मिलता है, इसीलिए कहा जाता है विश्व में सबसे लंबा बड़ा या सबसे बड़ा भैंसा, तो वो दृश्य जावरा मध्य प्रदेश का होता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है मित्रों। आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। मैं अभी थोड़ा गांव पे हूं, हो सकता है एक आध दिन लग जाए, लेकिन क्लास हम लेने की आपके प्रयास करेंगे मित्रों, उसमें अब कोई ढिलवाही नहीं होगी। मिलते हैं रोड में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।